बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। बेंगलुरु ऑटो ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ। शारिक के फोन से मिले विवादित वीडियो पर जाकिर नाइक ने भी वीडियो किया पोस्ट। बेंगलुरु ऑटो ब्लास्ट के बाद डाला गया ये वीडियो। शारिक के फोन से मिले 50 से ज्यादा वीडियोस। जाकिर नाइक ने भी ये वीडियो डाला। बेंगलुरु ऑटो ब्लास्ट के बाद ये वीडियो डाला गया। बेंगलुरु ऑटो ब्लास्ट मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। लगातार इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है और अब बेंगलुरु ऑटो ब्लास्ट मामले में एक बड़ा खुलासा। शारिक के फोन से मिले विवादित वीडियोस। जाकिर नाइक ने भी इस वीडियो को पोस्ट किया है। बेंगलुरु ऑटो ब्लास्ट के बाद ये वीडियो डाला गया, जिसे जाकिर नाइक ने भी पोस्ट किया है। शारिक के फोन से ऐसे ही 50 से ज्यादा वीडियोस बरामद किए गए हैं। ब्लास्ट का जाकिर नाइक कनेक्शन सामने आ रहा है। बेंगलुरु ऑटो ब्लास्ट मामले में यह बड़ा खुलासा। जाकिर नाइक ने भी इनमें से ही एक वीडियो पोस्ट किया था और ऐसे में ये पूरी वारदात, बेंगलुरु ऑटो ब्लास्ट का ये पूरा मामला जाकिर नाइक से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ताजा जानकारी लिए मेरे सहयोगी प्रमोद राघवन मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, ये जाकिर नाइक के साथ कनेक्शन, जिस बात का डर था वही हुआ। कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि सिर्फ बेंगलुरु को बल्कि देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। देखिए शिखा, मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्वीट हुआ है डॉक्टर जाकिर नाइक के अकाउंट से, ये अनवेरिफाइड ट्विटर हैंडल है जो 19 नवंबर की शाम को 6:13 पर इसने जाकर डॉक्टर जाकिर नाइक के अकाउंट में ट्वीट हुआ है। और जो बेंगलुरु का ब्लास्ट हुआ था वो 4:29 पे हुआ था। अब देखने वाली बात ये है कि चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक का जो अकाउंट है वो भारत में बैन है, अब इसकी जांच में अगर पता चलेगा कि क्या इससे कोई इसका कनेक्शन है, क्या है मामला, क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल पे ये मामला चला जाता है। लेकिन जो टाइमिंग है उसको देख के जरूर चौंकने वाली बात है कि बेंगलुरु में ऑटो का ब्लास्ट होता है, उसके बाद 2 घंटे बाद जो है डॉक्टर जाकिर नाइक के अकाउंट से ट्वीट होता है। और लेकिन ये मैं फिर दोबारा बता दूं कि ये अनवेरिफाइड ट्विटर हैंडल है। तो अब ये आगे की जांच में पता चलेगा कि इसका कोई इससे क्या कनेक्शन है, क्या चीज है, क्योंकि आपको याद होगा कि जाकिर नाइक को कतर वर्ल्ड कप में भी बुलाया गया था। तो कई ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं। और जहां तक मैंगलोर कनेक्शन की बात करूं तो मैंगलोर में जो शरीक है मोहम्मद शरीक, वो लगातार जाकिर नाइक के वीडियोस देखता था, डाउनलोड करता था। 50 से ज्यादा वीडियो उसने डाउनलोड किए थे, उसको देखे थे, सुनता रहता था, उनका फैन था। ये तमाम जानकारी जो है बेंगलुरु ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेशन में साफ सामने निकल कर आ गया है। लेकिन प्रमोद, चूंकि आप बात कह रहे हैं कि ट्विटर अकाउंट अनवेरिफाइड है और वो वेरीफाइड नहीं है, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक का जो प्रोफाइल है जिसमें तकरीबन 45 के से ज्यादा लोग उसको फॉलो करते हैं, वो भी अनवेरिफाइड ही है या फिर कोई एक ऐसा अकाउंट है जो वेरीफाइड है जाकिर नाइक का? देखिए, फॉलोअर्स तो कोई भी हो सकते हैं, फॉलोअर्स होना एक अलग बात होती है, लेकिन बात यह होती है कि किसने ट्वीट किया। ट्वीट जिस अकाउंट से हुआ है वो अनवेरिफाइड अकाउंट है, लेकिन ये माना जाता है कि अकाउंट जाकिर नाइक के लोग या जाकिर नाइक हैंडल करते हैं। यही मैं आपको कह रहा था कि इन्वेस्टिगेशन में अब ये इसकी जो कनेक्टिविटी है निश्चित तौर पर ये पुलिस की जानकारी में भी है। और आगे इस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर आता है, जब तक इन्वेस्टिगेशन में पुख्ता सबूत के साथ निकल कर नहीं आता तब तक हम इस मामले में कुछ कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। क्योंकि जब कोई भी अनवेरिफाइड अकाउंट होता है, निश्चित तौर पे पुलिस इसमें अपने हिसाब से जो लीगल जो एक्शंस है, जानकारी हासिल की जाती है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी, एजेंसियों से भी, निश्चित तौर पे वो भी जानकारी कहीं ना कहीं खंगालने की कोशिश करेगी कि अगर उनकी जानकारी के लिए कितना अहम होता है ये। तो प्रमोद, ये कार्रवाई अब तक कितनी आगे बढ़ चुकी है, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पे एक बहुत सही डायरेक्शन में मैं कहूँ कि ये जिस तरीके से जो तेजी दिख रही है, क्योंकि एनआईए ने अब ऑफिशियली पूरा हैंडओवर कर दिया और एनआईए की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही अलग तरीके से होती है, जिसमें जितने जो कर्नाटक पुलिस ने जो सबूत हासिल किए थे वो पूरे के पूरे एनआईए की टीम को हैंडओवर हो गए हैं। अब इनकी जितने भी स्लीपर सेल्स है, मैं उन स्लीपर सेल्स की बात कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं मोहम्मद शरीक के कनेक्शन में थे या मोहम्मद शरीक की जो हैंडलर्स हैं उनके थ्रू जो लोग इस मामले में कहीं ना कहीं जुड़े थे, उनका पूरा एक चार्ट बना हुआ है। उस चार्ट के मुताबिक ही अभी पूरी जांच आगे बढ़ रही है। अब कनेक्टिविटी ढूंढी जा रही है कि शरीक पिछले कुछ महीनों में कहाँ एक्टिव था, कौन से हैंडलर्स थे, डार्क वेब से उसने किस किस से बात की है। क्योंकि शरीक को, जैसे हम लोगों ने सबसे पहले जानकारी दी थी कि मोहम्मद शरीक को ठीक होने में, उसके स्वास्थ्य को ठीक होने में 20 से 25 दिन लगेंगे। मुझे लगता है 10-15 दिन की और बात है जब वो पूरी तरीके से, क्योंकि उसके गले में जब ब्लास्ट के बाद उसके गले में जो कुकर का ढक्कन लगा था उसकी वजह से उसको बोलने में थोड़ी
परेशानी हो रही है और किसी भी तरीके से कोई रिएक्शन, माफ कीजिएगा, कोई जो जल्दबाजी जो है वो डॉक्टर की टीम ने भी मना किया है। तो इस वजह से पुलिस बहुत एहतियात के तौर पे, क्योंकि दोनों टीम संयुक्त रूप से काम कर रही है, एनआईए की टीम भी, तो एनआईए की टीम भी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती, क्योंकि ये बहुत बड़ा मोहरा है जो आगे की बहुत बड़ी जानकारी दे सकता है। बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जिस तरीके से निकल कर के सामने आ रहा है प्रमोद, अब जाकिर नाइक से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन इससे पहले इस्लामिक रेजिस्टेंस काउंसिल ने इस पूरे धमाके की जिम्मेदारी ली थी, उससे जुड़ी कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं, उस पत्र की जो उस पत्र को जिसको हमने सबसे पहले बताया था, उस पत्र की जांच चल रही है। उस पत्र को लेकर अभी भी किसी भी तरीके की ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है कि उसमें क्या सच्चाई है, क्योंकि जिस काउंसिल का नाम आया ये अपने आप में पहली तरीके का संगठन है जिसने ये जिम्मेदारी ली। इस संगठन का कोई बैकग्राउंड अभी तक जो है इन्वेस्टिगेशन टीम को नहीं मिला। मेरी 2-3 बड़े सूत्रों से बात हुई जो बड़े स्तर पर हैं, उनका कहना है कि अभी तक हमको इसका कोई कनेक्शन जो है किसी जो है पिछला रिकॉर्ड नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं ये हैंडलर्स के ऊपर बात जाकर टिकती है कि ये डाइवर्ट करने के लिए, क्या इस केस को डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके का कोई प्लान किया गया है पत्र। निश्चित तौर पे आगे इसकी भी जानकारी मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो करंट हैंडलर हराफत अली है उसको लेकर जो है एनआईए की टीम अब बहुत तेजी से वर्कआउट कर रही है कि उसके हैंडलर्स का पता लिखा जाए और कहां से कौन टच में था। ठीक है प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार अपनी नजर बनाकर रखें। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़े। आफ्ताब का आज फिर से पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। पॉलीग्राफी टेस्ट का आज आखिरी सेशन है। पॉलीग्राफ के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। आफ्ताब पर तिहाड़ जेल में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तिहाड़ के बैरक नंबर 4 में इस वक्त आफ्ताब है। 24 घंटे सीसीटीवी से की जाएगी निगरानी। जेल अथॉरिटी के अधिकारी भी नजर रखेंगे। आफ्ताब को जेल में ज्यादा चहलकदमी की इजाजत नहीं मिलेगी। साथ ही आफ्ताब के सेल से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगी हुई है। और आज पॉलीग्राफी टेस्ट का आखिरी सेशन होगा, जिसके बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। आफ्ताब पर तिहाड़ जेल में कड़ी निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। ज्यादा चहलकदमी की इजाजत भी नहीं है आफ्ताब को। ताजा जानकारी लिए आनंद कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, आज टेस्ट का आखिरी सेशन है, इसके बाद नार्को भी किया जाएगा? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। श्रद्धा मर्डर केस में अब तक की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि हो सकता है कुछ में आफ्ताब को अंबेडकर हॉस्पिटल लाया जाए, जहां उसका नार्को टेस्ट किया जा सकता है। दरअसल इसकी टेस्ट को लेकर लगातार दिल्ली पुलिस पे दबाव बना हुआ था, क्योंकि उससे पहले इनको पॉलीग्राफी करने में ही 3 दिन लग गए थे। जिसके बाद अब जो कि आरोपी आफ्ताब है वो इस वक्त जुडिशरी कस्टडी में या कहीं जेल में बंद है, जिसके बाद जेल के अधिकारी उसको अंबेडकर हॉस्पिटल लाएंगे, जहां डॉक्टरों की और पुलिस की निगरानी में उसका नार्को किया जाएगा और नार्को करने के बाद इसको वापस तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा। जिसके बाद पुलिस को इस जांच के बाद उम्मीद कर सकते हैं कि एक जांच की जरिया मिलेगा और लगातार जांच बढ़ पाएगी। और जो अभी तक इस मामले में सबूत नहीं मिले हैं, जैसे कि जिस चापड़ से श्रद्धा को काटा गया था, चापड़ के साथ साथ मोबाइल फोन और तमाम कल से लेकर ऐसी चीजें हैं जो पुलिस ने अब तक बरामद नहीं की थी, जिसके चलते पुलिस अब उम्मीद कर रही है कि इस पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद और नार्को टेस्ट के बाद इस पुलिस को एक जांच का दायरा मिलेगा और लगातार ये सारी चीजें बरामद की जा पाएंगी, जिसके बाद श्रद्धा हत्याकांड में एक नया मोड़ आ सकता है। ठीक है आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार आप नजर बनाकर रखें। और मुंबई में श्रद्धा की आंटी ने भारत 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में एक बड़ा खुलासा किया है। उनसे बात की हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला ने, आपको सुनवाते हैं। जेहाद का शिकार हुई श्रद्धा इस दुनिया को छोड़ गई। आफ्ताब पुलिस हिरासत में है। मामला जांच के दौरान है, लेकिन श्रद्धा का परिवार अब तक कोई सामने नहीं आया। पहली बार श्रद्धा के परिवार से कोई व्यक्ति सामने आ रहा है जो श्रद्धा के बारे में बात करेगा। मैं बैठा हूं श्रद्धा के चाची के घर में और श्रद्धा की चाची नीलम वैती जी मेरे साथ हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं। नीलम जी, श्रद्धा को लेकर जो है कैसी थी श्रद्धा बचपन में? बचपन में हाँ, मैं चाची हूँ। हमारा श्रद्धा के साथ रिलेटिव है हमारी। वो श्रद्धा हमारे घर की है। वो पहले से छोटी थी तभी से स्कूल में जाती थी, कॉलेज में गई, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। जब भी मालाड में कॉल सेंटर में गई तभी ये मोबाइल पे आया, उसकी वजह से उसके साथ लव हो गए। ये भी नहीं मालूम था, लेकिन बाद में पता चला। तो ऐसे करते करते कितने साल हो गए मालूम नहीं, लेकिन वो आप तब उसकी माँ मर गई ना, तभी वो आया था। मैंने तो उसको देखा नहीं, परिवार ने देखा। पहले तो ऐसा नहीं लगता था,
लेकिन अभी वो हैवान कैसे हो गया ये नहीं मालूम। ऐसा उसने वो श्रद्धा के साथ किया, वो बहुत गलत किया। मैं उसकी हैवानियत पे बात करूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि श्रद्धा बचपन में कैसी लड़की थी, किस तरह से उसका बचपना बीता? नहीं, बचपना अच्छा था। बचपना यानी कि स्कूल जाती थी, वो बहुत अच्छा था बचपना। किसी के साथ नहीं जाती थी, फ्रेंड सर्कल में इधर तो नहीं थे, वो कोने में रहते थे, स्कूल के इधर कोने में रहते थे। तभी तो बहुत अच्छी थी। उसके माँ बाप भी बहुत अच्छे थे, उसकी दादी भी बहुत अच्छी थी, सब लोग अच्छे थे। आपने बताया कि श्रद्धा इतनी अकेली रहने वाली लड़की थी कि उसको गांव में भी लोग नहीं पहचानते थे। नहीं, उनका वो घर स्कूल के इधर था ना, तो गांव में उसका आना जाना कम ही था। उसके माँ बाप भी नहीं गांव में आते थे, ऐसा हो गया। दूसरा बाकी कुछ नहीं। अच्छा, श्रद्धा जो है आफ्ताब से उसकी शादी होने वाली है या उसके साथ रहती, ये कब मालूम पड़ा हम लोगों को? मेरे को मालूम पड़ा 2020 में उसकी माँ मर गई। तभी हमारे परिवार लोग गए थे, तभी मेरे सास ने बताया कि ऐसा ऐसा श्रद्धा का वो आया था, उसने उसके साथ प्यार किया, वो भी बसे में रहता था। तभी मेरे को मालूम, मैंने तो उसको देखा भी नहीं है, लेकिन उसने बोला तो श्रद्धा के माँ बाप को पता चला। तभी उसने उसको बोला कि मना किया कि तुम मत जाओ उसके साथ, लेकिन उसने सुना नहीं। वो गई, फिर आई, फिर गई, फिर आई। तो अभी ये टीवी पे देखता ही ये लेटर का सब कुछ पता चला। ये भी नहीं मालूम था वो हैदराबाद में कभी गई, दिल्ली में कभी आई, कुछ नहीं मालूम था। अच्छा, इस पूरे मामले में श्रद्धा बहुत ज्यादा नजदीक किसकी थी? माँ के नजदीक थी कि पिताजी के नजदीक थी? किससे वो हमेशा दोनों साथ साथ रहते थे। माँ भी रहती थी, पिताजी भी थे उसके। माँ के साथ रहती थी वो, पिताजी भी थे, माँ भी थी। माँ से उसका लगाव ज्यादा था? हाँ, लगाव ज्यादा था। तो कभी माँ से कोई बातचीत हुई हो आप लोगों की कि उस समय की श्रद्धा? उसकी माँ भी नहीं हमारे घर में आती थी, खाली हम लोग गणपति में जाते थे, तभी आना जाना वही 1 साल में 1-2 बार जाते थे, ज्यादा नहीं जाते थे। अच्छा, श्रद्धा की ये खबर कि वो गायब है, उसके 35 टुकड़े हुए, 6 महीने बाद पता चला, ये पहली बार कब पता चला आपको? आज का 15वां दिन ये फर्स्ट टाइम वो एक पानी वाला आया ना, तभी वो शाम को आया इधर। हम लोग इधर ही थे, तो वो आके बोला कि तुमको मालूम है क्या, क्या हो गया, देखो 35 टुकड़े कर दिए उसने। उसका नाम नहीं लिया, टीवी लगाओ 35 टुकड़े कर दिए। तो मेरे को लगा उसकी दादी और पिताजी उसका कुछ हो गया है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बुलाया, बाहर थे, और टीवी लगाने को बोला। तो हेडिंग आया, नाम पड़ा और एक कोने में उसका फोटो आया ऐसा वाला। तो मैंने उसको झट से पहचाना। तभी तो हमारा खून ही सब लतपता हो गया, सब रोने लगे। तभी तो मेरे हस्बैंड ने सब रिलेटिव वाले को फ़ोन किया, ऐसा हो सब कुछ हो गया, तभी पता चला। बाद में हमने फ़ोन किया तो वो पिताजी उसके दिल्ली में गए थे। तो क्या बताया पिताजी ने? या नहीं, उसके साथ अभी तक बात नहीं हुआ। पिताजी के साथ हमारा अभी तक बात भी नहीं हुआ। किसी के साथ वो बोलते भी नहीं है, ज्यादा नहीं बोलते वो। अब जब ये पता चला कि उसके 35 टुकड़े हुए हैं, टुकड़े करके आफ्ताब ने फेंका है, आफ्ताब को लेकर कितना गुस्सा है आपके मन में? नहीं, गुस्सा तो बहुत है। किसी की लड़के है, अभी किसी की भी लड़की है, ये तो गई, वो नहीं आने वाली। लेकिन इसके साथ जो हुआ है वो बहुत बुरा हो गया है। अभी सबकी लड़कियां है, 1 है 2 है, ऐसा अभी होना नहीं मांगता है। आफ्ताब ऐसा पैदा होना नहीं मांगता है। आफ्ताब को इतना गुस्सा है ना हमारा कि उसके दोनों हाथ कटवा दो और उसको छोड़ दो। कितना जाता है, 1 घंटा जाता है, 2 घंटा जाता है, उसको भी पता चलने दो मेरे को कितना तकलीफ होता है। उसने वो श्रद्धा के टुकड़े करते हुए, भतीजी के टुकड़े, हाँ, उसको कुछ नहीं लगा। तेरे माँ बाप का करेगा तू? तेरी भी बहन है ना, तेरा भी भाई है, हाँ, तू करेगा क्या? ऐसा मार के छोड़ देता तो कुछ नहीं। 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखा, एक करके फेंक दिया। अभी हमको लगता है, लेकिन उसको सजा होनी ही चाहिए।